नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि भू कानून का ड्राफ्ट तैयार किए जाने के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट सरकार को मिल भी गई है, लिहाजा जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में भू कानून लागू किए जाने के प्रस्ताव को रखा जाएगा। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएंगी। वो पहले से ही चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। नहीं, वो पहले से ही चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। नहीं, वो पहले से ही चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की तैयारी में मजबूती के साथ जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी पहले से ही चुनाव के लिए तैयार थी और लगातार वरिष्ठ नेताओं के दौरे बागेश्वर में हो रही हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में 3 नामों का पैनल प्रत्याशी के चयन के लिए भेज दिया जाएगा और महेंद्र भट्ट कहते हैं कि चंपावत चुनाव से भी बड़ी जीत बागेश्वर में मिलेगी। बागेश्वर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और चंपावत उपचुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक इतिहास बना चुकी है, एक रिकॉर्ड बना चुकी है। मुख्यमंत्री 97% वोट लेकर जीते थे। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, बागेश्वर उपचुनाव की भी आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, आज से आप लोगों की बैठकें शुरू हो रही हैं। आगे किस प्रकार से पार्टी चुनाव में आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी एक माह पूर्व हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी, राज्य सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को हमने दायित्व दिया है। उन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना प्रारंभ किया है। शक्ति केंद्र तक उनका जाना हुआ है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि चंपावत चुनाव में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही बीते 11 महीनों के कार्यकाल में सरकार की कई नाकामी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए काफी है और कांग्रेस भी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी का डटकर मुकाबला करेगी। बागेश्वर उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दावा किया है कि चंपावत उपचुनाव से अधिक मतों से वो जीतेगी, तो कांग्रेस की क्या तारीख से बातचीत करेंगे करण महरा जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। सर, चंपावत उपचुनाव का ऐलान हो गया है, किस प्रकार से आप लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? बागेश्वर उपचुनाव में हमारी तैयारी पूरी है। मैं यशपाल आर्य जी वहाँ पहले ही दौरा करके आ गए, प्रदीप टमटा जी भी वहाँ गए थे। हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्ष अपने अपनी टीमों के साथ दौरा कर चुके हैं। एससी सेल के अध्यक्ष 3 बार वहाँ जा चुके हैं और बूथ लेवल पर हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। और जो चंपावत में प्रशासन ने हमारे साथ किया है उसको लेकर भी हम चिंतित हैं, तो उसके हिसाब से भी हम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। और अगर चुनाव कमीशन ने ठीक से वहाँ काम किया और फेयर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस इस चुनाव को बहुत भारी अंतर से जीतेगी। कौन है प्रत्याशी कांग्रेस का और कब तक इसकी तैयारी होगी? क्या आप भी पैनल तैयार कर रहे हैं? हमारा पैनल तैयार है। बीजेपी का आत्मविश्वास कहूँ या घमंड ऐसे बना रहना चाहिए। अगर हिम्मत है, फेयर इलेक्शन करा के देख लें, जो आज तक ये नहीं करते क्योंकि बेईमान पार्टी है। करण महरा ने चंपावत में जो झेला है, ऑफिस खुलने के आधे घंटे में ऑफिस बंद हुए हैं। जिस तरीके से वहाँ माइनॉरिटी के लोगों की गाड़ियों के कागज़ उठाए गए, उनको धमकाया गया, वो सब ने देखा है। किस तरीके से झंडा उतारने वाले इनके वर्कर वहाँ
थे वो हमने देखा है। तो हम भी इस बार पूरी ताकत से वहाँ पर चुनाव लड़ने को तैयारी हैं। और इस बार मुद्दे बहुत हैं क्योंकि नई सरकार थी, उस समय का चुनाव अलग था। इन 11 महीनों में टोटल फेलियर जो है, अंकिता भंडारी मर्डर केस से, पटवारी पेपर लीक से, SSSC भर्ती घोटाले से लेकर अनेकों महिलाओं के संग बलात्कार और इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, हाथीबड़कला से लेके हरिद्वार तक, और उत्तरकाशी जनपद की 4 SC महिलाओं के संग जो बलात्कार हुआ है, जगदीश हत्याकांड हुआ है, ममता का कांड हुआ है, पिंकी हत्याकांड हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों में बातचीत है। और बागेश्वर में तो पहला आत्महत्या जिला विकास प्राधिकरण में बागेश्वर में वो चर्चा का विषय है। माननीय मंत्री जी की बिटिया का जो विषय आया है मीडिया, वो भी चर्चा का विषय है। तो इस बार बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मूल निवास और भू कानून को लेकर आज राज्य आंदोलनकारियों का एक बड़ा प्रदर्शन भी है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम इन सब विषयों पर तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं, परंतु वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी को न्याय दिलाना का प्रयास करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। जिस VIP का जिक्र अंकिता ने अपने मोबाइल मैसेजेस में किया है, अगर उसका नाम के खुलासे की मांग करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कहना कि टमाटर 300-250 रुपये से 300 रुपये बिक रहा है, लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो रहा है, अगर ये कहना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर पटवारी का पेपर लीक हुआ है और बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है कहना है, अगर राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर पुरोला में जो कहीं घटना ही नहीं थी लव जिहाद की, उसको लव जिहाद का रूप देने की जो नाकाम कोशिश बीजेपी ने की है, उसको गलत कहना अगर गलत है तो हम राजनीति कर रहे हैं। उसी पुरोला में 2 बेटियों का बलात्कार हुआ SC की, क्यों इनका संगठन गायब हुआ, क्यों इनकी दुर्गा वाहिनी सामने नहीं आई? अगर ये कहना कि इनकी महिलाओं ने, नेत्रियों ने गलत किया है, तो अगर ये कहना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कहना राजनीति है कि करण मेहरा के पुतले तुम जला रहे हो लेकिन पुलकित आर्या के नहीं जलाए, VIP के पुतले नहीं जलाए, ये कहना अगर राजनीति है तो हाँ, करण मेहरा और कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मेहरा जी, जिन्होंने दो टूक कहा है कि बीते 11 महीनों का जो कार्यकाल रहा है उसमें राज्य सरकार कई विषयों पर नाकाम रही, जबकि कई ऐसे बड़े जघन्य अपराध हुए जिनका खुलासा होना, जिनमें अपराधियों का पकड़ा जाना भी बाकी है। और इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर वो बागेश्वर उपचुनाव में जाएंगे और बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है। राहुल गांधी की उत्तराखंड में प्रस्तावित पदयात्रा पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तंज कसा है। गणेश जोशी ने उत्तराखंड की देवभूमि को वीरों की भूमि बताते हुए कहा, यहां जितने भी राहुल गांधी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की इस पदयात्रा का मुख्य बिंदु अग्निवीर योजना का विरोध करना है, जिसको लेकर गणेश जोशी इस यात्रा से बेफिक्र नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा का कोई भी असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगा। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वहाँ पर दोनों तरफ से हमने मशीन फॉकलेट लगा दी है, शीघ्र ही वहाँ पर काम शुरू होगा। इसी प्रकार बद्रीनाथ कॉलोनी में, कैनाल रोड पर, बारी घाट में, शिप्रा बिहार में बहुत लैंडस्लाइड हुआ है, काठ बंगला के अंदर लैंडस्लाइड हुआ है, DBC कॉलोनी में लैंडस्लाइड हुआ है, किशनपुर में लैंडस्लाइड हुआ है। मैं सब जगह खुद, मैं सुबह 5 बजे दिल्ली से चला था और मैं 9 बजे हर जगह मौके पर गया हूं। और लगभग मनोज कितने लोगों को चेक दिए हमने? 9 लोगों को मैंने तुरंत राशि के 5,000 के चेक वहां पर दिए। अवैध हथियार तस्कर गिरोह का उत्तराखंड STF ने खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के बाजपुर के एक घर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। STF और उधम सिंह नगर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में असलों की तस्करी करते थे। STF SSP ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मौके से STF ने अवैध तमंचे की बड़ी खेप भी बरामद की है, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कारतूस, मैगजीन के साथ कई प्रकार के उपकरण भी फैक्ट्री से STF ने बरामद किए हैं। देखिए, कुछ समय पूर्व STF को सूचना मिली थी कि बाजपुर उधम सिंह नगर क्षेत्र में एक अवैध हथियारों की बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो उसी सूचना पर हमारी टीम, जो कुमाऊं की टीम थी, उसने काम करना शुरू किया और उस सूचना को डेवलप करने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है और एक बड़ी हथियारों के अवैध असलाहों की फैक्ट्री चल रही थी बाजपुर क्षेत्र में, उसको बस्ट किया गया है। वहाँ से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी वहाँ से जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ से भारी मात्रा में
मतलब निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं, कुछ उनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रैकेट चल रहा था, काफ़ी समय से 2 साल से लगभग यहाँ पर ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे और पहली बार इनको यहाँ पर पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में कुछ नए इंपॉर्टेंट लीड्स भी हासिल हुई हैं और इस पर आगे काम किया जाएगा और शीघ्र ही संभावना है कि और बड़ी इससे रिकवरी की जाएगी। साथ ही इनके आपराधिक उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी और अल्मोड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार, चमौली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए येलो अलर्ट जारी है। भूस्खलन के कारण राज्य भर में 225 से अधिक सड़कें बंद हैं और राज्य भर में 2 नेशनल हाईवे और 13 स्टेट हाईवे भी बंद है। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से अभी तक करीब 637 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ है। पौड़ी जिले के कोटद्वार, नैनीताल के हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के काशीपुर में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मालन नदी में भी पुल अस्थायी रूप से जो तैयार हुआ था वो भी ध्वस्त हुआ है। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा के विस्तार से पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आपदा से राहत बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सीएम के समक्ष भी एक प्रेजेंटेशन दे दिया गया है। कल इस रात में हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद ये बारिश हुई है। कोटद्वार में, हल्द्वानी एरिया में, काशीपुर एरिया में यहाँ बारिश काफ़ी हुई है। कोटद्वार में एक खो नदी के ऊपर ब्रिज है, उसका अप्रोच रोड वहाँ है। मालन नदी के ऊपर जो हमने बनाया था टेम्प्रेरी ब्रिज, उसमें भी ब्रिज आ गए हैं। काशीपुर में ढेला नदी के ऊपर एक ब्रिज थी नेशनल हाईवे की, उसकी एक पिलर धंस गई है, तो उसमें भी हमने लोगों का आना जाना बंद करा दिया, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए हैं। आज भी 4 जिलों में रेड अलर्ट की पूरी फोरकास्ट है, तो उसके तहत हम अपना जो तैयारी है वो रखे हुए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोटद्वार में कई जगह घरों में भी पानी। ऋषिकेश में दीवार गिरने से 2 व्यक्ति मलबे में दब गए। दीवार गिरने की सूचना तत्काल एसडीआरएफ को दी गई। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरे व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कई दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है, इसे ही दीवार गिरने का कारण बताया जा रहा है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ आकलन के लिए दिल्ली से आई 10 सदस्यों की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम की अगुवाई कर रहे एनडीएमसी के संयुक्त सचिव हर्ष गुप्ता के साथ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गांव में जाकर किसानों से बातचीत भी की और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। काठ गोदाम और हल्द्वानी क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कें और नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश ने गौला बैराज के कैनाल फिल्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे हल्द्वानी शहर की आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के लिए जल संस्थान और जिला प्रशासन लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पेयजल व्यवस्था ठीक होने में कई दिन लग सकते हैं। ऐसे में हल्द्वानी शहर की आधी आबादी के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान गणेश जोशी ने मौके पर जाकर मुआयने कर स्थिति का जायजा लिया है। गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम जनभावनाओं से जुड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैन्य धाम का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे इस सैन्य धाम निर्माण करवाने का सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से हमारी कार्यदायी संस्था यहाँ पर काम कर रही है, लगातार मेरे अधिकारी यहाँ पर आकर हमारे डायरेक्टर इसके मुआयना करते हैं। 50% से अधिक काम यहाँ पर हो चुका है
और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कल एक चैनल जो है भ्रामक खबर दिखा रहा था, मैं देखने गया कि वास्तविकता क्या है, तो दिखा रहा कि साहब पेड़ बह गए, अरे बड़े बड़े पुस्ते बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, इतनी हैवी रेन हो रही है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, लगातार हमारे अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं, बहुत बेहतर काम। रुड़की के रामपुर चुंगी से मच्छी मोहल्ला चौक तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दिन पहले लोगों के द्वारा एक दिवसीय धरना देकर भी अपना गुस्सा प्रकट किया गया था और आरोप लगाया गया था कि इस गड्ढे वाली सड़क में गिरकर रोजाना लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं इस समस्या को लेकर के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकल चुका है, अभी बरसात रुक नहीं रही है और बरसात के रुकते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो रुड़की से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बरसात के कारण सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ था। हालांकि अब आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन करके इससे पहले सड़क निर्माण की मांग की थी और अब एक बार फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर है क्योंकि आवाजाही में दिक्कत होती है। नैनीताल के बलिया नाले जैसा संकट रूसी गांव में शुरू हो गया है। गांव के नाले से तेजी से भू कटाव हो रहा है तो कई परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन से नैनीताल के लिए तैयार हो रहा करीब 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी ढहने के कगार पर आ गया है। तेजी से मिट्टी गिर रही है तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आवासीय क्षेत्र कभी भी नाले में समा सकता है। वहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सौलिया गांव खतरे में है तो 5 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ रहा है और वही प्रशासन के आगे चुनौती लोगों को बचाने की है। नैनीताल के शिविर का रूसी ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। दलदली जमीन पर करीब 100 करोड़ की योजना आंख बंद कर तैयार कर डाली तो अधिकारी भी यहां का दौरा कर इस पर खामोश बने रहे। अब बरसात में पूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नाले में समाने की कगार पर है। हमारा तो ये पिछली बार 2 साल पहले भी इतनी बड़ी अतिवृष्टि आई थी, उस वक्त भी हमारे गांव पर हमने गांव छोड़ने को मजबूर थे। तो उस वक्त हमने इन एसटीपी वालों को भी बताया था कि यहाँ पे हमारे गांव सुरक्षित नहीं है, पहले आप ये गांव की सुरक्षा के उपाय खोजें, आप उसके बाद ये प्लांट का काम शुरू कीजिएगा। तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर, ये अपना निर्माण कार्य करते गए। सर हम इसको परसों बीच में 6 जुलाई को भी मैं यहाँ पर आया था, मैं इनको तब भी सूचित किया गया था कि सर हमारे गाँव में खतरा पैदा हो रहा है, मगर ये लोगों ने अनदेखी करी। गाड़ी में मलबा लाके यहाँ डाला जा रहा है साइडों में। काठगोदाम में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने पार्टी नेताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवल ढूंगा, नई बस्ती, कलसिया पुल समेत कई प्रभावित जगहों पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन के मकान बहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि तुरंत अवमुक्त वो कराएं। तो अभी ये मद इस सरकार के पास पैसा होता है वो कर सकती है। जिनके मकान पूरी तरह बह गए, उनके रोजगार के संसाधन, उनके सारी एक उनके कपड़े लत्ते तक जो बह गए हैं, 5,000 रुपए देकर एक गरीब का मजाक ना बनाया जाए तो बेहतर है। तुरंत मुख्यमंत्री जी को, आज वो मैंने सुना था आने वाले हैं, वो दौरा ना करें, वो वहां देहरादून से घोषणा कर दे सबसे पहले कि जिन जिन के मकान बहे हैं मैं उन्हें 5-5 लाख। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।